नमस्कार बच्चों। हमने बात करी थी इससे पहले की क्लास में समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसके उद्देश्य के विषय में, उसके महत्व के विषय में, इस सब विषय में हमने विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा के विषय में बात करी थी। आज हम जिस कक्षा में मतलब इस कक्षा में एकीकृत शिक्षा के विषय में बात करेंगे कि एकीकृत शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या इसका मतलब क्या महत्व है इसका बच्चों के जीवन में। तो एकीकृत शिक्षा को इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी कहा जाता है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इंटीग्रेटेड जो शब्द है वो इंटीग्रेट से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है समग्र बनाना, ठीक है। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें सभी जिसमें सभी को संयुक्त रूप से साथ में लाकर पूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अलगाव की भावना नहीं होती है, ठीक है, संगठन की भावना को महत्व दिया जाता है। तो 1974 में IED, जिसका फुल बात किया गया है कि IDE क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन डिसेबल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। अब बात करते हैं कि आखिर एकीकृत शिक्षा है क्या, ठीक है। तो एकीकृत शिक्षा का अर्थ है कि जिसमें विशिष्ट बालक को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए, विशिष्ट बालकों को और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। 20वीं शताब्दी के अंत तक नई तकनीकियों ने विकलांग बच्चों के शिक्षा के लिए नए रास्ते खोल दिए। ऐसी शिक्षा जिसमें विशिष्ट बालक जो सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से अक्षम बालक हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, उन्हें सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा प्रदान की जाए। वही एकीकृत शिक्षा, उसी को हम एकीकृत शिक्षा कहते हैं। एकीकृत शिक्षा एक प्रकार की वह शिक्षा प्रणाली है, इसमें एकीकृत स्कूल की जो पृष्ठभूमि होती है उसमें हम एक विशिष्ट बच्चों को और वयस्क लोगों को एक साथ लाते हैं, ठीक है, और उन्हें एक समान शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। समझ में आया एकीकृत शिक्षा क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट टाइप का एक बना हुआ है, बनाने की कोशिश की है मैंने। तो एकीकृत शिक्षा के क्या क्या मेन उद्देश्य होते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो पहला है कि भेदभाव रहित, ठीक है, शिक्षा ऐसी हो जो भेदभाव रहित होनी चाहिए, ठीक है, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। विद्यालय में भी सभी बच्चों को समान रूप से नियुक्त किया जाता है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो वही एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत भी बालकों को, विशिष्ट बालक, सामान्य बालकों को किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं करना, समान रूप से उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर देना। अगला है सामान्य शिक्षा। समान शिक्षा की बात करते हैं। सभी, जैसे ऐसा नहीं है कि शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है तो वो सामान्य बालक को जो उसकी बातों को समझ रहा है, उसके पढ़ाने के तरीके को सरलता से ग्रहण कर रहा है, तो शिक्षक जो है और जो शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर आराम से दे रहा है, तो शिक्षक केवल उस पर ही ध्यान दे, ऐसी बात नहीं है। शिक्षक को समान रूप से शिक्षा देने का प्रयास होना चाहिए, सामान्य शिक्षा प्रदान करने का पूर्णतया प्रयास करना चाहिए। उसे सामान्य और विशिष्ट बालकों में कोई भेद नहीं करना है, उसे दोनों को समान रूप से शिक्षा देने का प्रयास करना है। अगला है आत्मनिर्भर की भावना का विकास, ठीक है। आत्मनिर्भर भावना के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले बालक को, जो विशिष्ट बालक हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले माता पिता का सहयोग होना चाहिए, उसके बाद शिक्षक का सहयोग होना चाहिए और उसके बाद समुदाय का सहयोग होना चाहिए। तो तीनों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि आपको सुना भी होगा आपने, आप सब जानते भी होंगे कि पहली जननी जो होती है वो माँ होती है और पहली शिक्षा जो शुरू होती है बालक की वो उसके घर से शुरू होती है। उसके परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनके ही द्वारा वो शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद वो शिक्षक के सानिध्य में आता है, शिक्षक उसको मार्गदर्शन उसका करता है, फिर वो समुदाय के विद्यालय में आएगा तो वो विद्यालय में आकर समुदाय होता है, विद्यालय भी एक समुदाय होता है, एक लघु समुदाय होता है। उस विद्यालय
के समुदाय में आकर भी वो शिक्षा ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उसके वातावरण के साथ और उसके साथ जैसी क्रिया प्रतिक्रिया होगी, उसमें आत्मनिर्भर ऐसी भावना, ऐसी चीज़ें उसको विकसित की जाएँ। जैसे बालक जो है घर पर है, जो विशिष्ट बालक है, जो शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम बालक हैं, वो अपनी दैनिक क्रियाएं नहीं कर पाते, तो माता पिता का पूर्ण सहयोग के द्वारा माता पिता इस प्रकार से उनको सिखाएं कि उनमें आत्मनिर्भर बन जाएं, वो अपनी दैनिक क्रियाकलाप कर लें। ठीक है, फिर विद्यालय आकर शिक्षक उसको इस प्रकार से कौशल उनमें विकसित करें, ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रदान करें, इस प्रकार से उसका मानसिक विकास करें कि उसमें आत्मनिर्भरता की भावना आए, ऐसे कौशल उसमें विकसित किए जाएं। शिक्षक का सहयोग है कि ऐसे कौशल विकसित करें ताकि वो अपनी आजीविका का पालन पोषण कर सके, अपनी आजीविका का निर्वाह कर सके। इसलिए उसमें और इसी के साथ साथ जब वो अपनी आजीविका का निर्वाह कर पाएगा, ठीक है, समाज में इसके साथ कदम से कदम मिला पाएगा, तो उसमें आत्मनिर्भरता की भावना स्वतः ही विकसित हो जाएगी। अगली बात करते हैं कि समान अवसर की बात करते हैं। ठीक है, समाज हमारे हमारे समाज में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। हमारे मूल अधिकार में बार बार वही बात हो रही है कि मूल अधिकार की बात हम समावेशी शिक्षा से ही कर रहे हैं, आपको बताया भी है। तो इसमें समानता के अधिकार की बात होती है। ठीक है, अपने भाषण की समानता, स्वतंत्रता की समानता, आजीविका की समानता, मतलब सभी तरह के कि बच्चा जो विशिष्ट बालक है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, दोनों बालक अपना समान रूप से अपने विचारों को प्रकट कर सकें, अपनी बात को रख सकें। ठीक है, उन्हें समान अवसर दिए जाएँ, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, या उसके करियर से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, तो उसे हर जगह हर चीज़ में समान अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, मानसिक विकास करना, तो बालक का मानसिक विकास, अगला है मानसिक विकास करना। तो बालक जब विद्यालय में आता है तो शिक्षक का दायित्व होता है कि वो उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो जो उसके में कमियां, उसको शिक्षण के दौरान जो भी कमियां आ रही हैं, समझने में जो समस्या आ रही है, उस समस्या का सर्वप्रथम उसका उपचार, समस्या को पहचाने, फिर उस समस्या का उपचार करें, उपचार करने के बाद उसका मूल्यांकन करें। ठीक है, जैसे कोई बालक है विशिष्ट, कोई विशिष्ट बालक है, मानसिक अक्षमता वाला बालक है, ठीक है, कम मंदता वाला बालक है। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा कक्षा में जो भी शिक्षण कार्य कराया जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षक जो है सर्वप्रथम उस समस्या को समझेगा, उसके बाद उसको निदान करेगा, जिससे उसके मानसिक विकास होगा। उस समस्या का उपचार करने के बाद बालक में मानसिक विकास में सुधार आएगा। ठीक है, अगला है समायोजन की भावना। ठीक है, तो समायोजन जो है समाज द्वारा, प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक वातावरण के द्वारा समायोजन की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर समाज और प्राकृतिक के प्रति जो विशिष्ट बालक हैं, ठीक है, सामान्य बालक तो हैं वो समायोजन कर लेंगे। ठीक है, सामान्य बालक में वो क्षमताएं होती हैं, वो कौशल होते हैं, तो वो वातावरण के साथ, प्राकृतिक के साथ, प्रकृति के साथ और समाज के साथ समायोजन स्थापित कर लेते हैं। लेकिन जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, उनमें समायोजन की भावना का अभाव होता है। ठीक है, तो समाज द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा और प्रकृति के द्वारा उनमें समायोजन की भावना विकसित करना। ठीक है, जैसे किसी में कुंठा का कोई शिकार होता है, ठीक है, कोई विशिष्ट बालक है, कुंठा की भावना उसमें है, उसमें बहुत ज़्यादा हीन भावना है, तो ये सब उस की ये कमियों को निकालने का प्रयास करना चाहिए समाज के सदस्यों के द्वारा, और प्रकृति भी उनको सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा ही बालक सीखता है। ठीक है, फ्रोबल भी कहते हैं कि सर्वप्रथम बालक जो है वो प्रकृति के द्वारा ही सीखता है। ठीक है, प्रकृतिवादी सिद्धांत में जो सिद्धांत है, ठीक है, तो उन विचारकों का कहना है कि बालक सर्वप्रथम प्रकृति के द्वारा ही सीखता है। ठीक है, उसे पूर्णतया प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, प्रकृति ही उनको सीखने की शिक्षा देंगी। ठीक है, प्रकृतिवादियों का ये विचार है। अगला है कि अधिकार व नीतियों का उपयोग करना। ठीक है, हमारे संविधान में अधिकार दिए गए हैं, बहुत सा सरकार द्वारा बहुत सी नीतियां चलाई गई हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, कई प्रकार के नीतियों का विकास सरकार द्वारा आयोजन किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति जो वर्तमान समय में लागू की गई है, उसमें भी विशेष रूप से जो विशिष्ट बालक हैं, अल्पसंख्यक बालक हैं, उनके अधिकारों का विशेष रूप से प्रयोग, उनको विशेष रूप से अधिकार प्रदान किए जाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
मतलब शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्यतः शिक्षा 4 प्रकार की होती हैं। सामान्य शिक्षा, जिसमें सामान्य बालक, सामान्य स्कूल आपने देखे होंगे, नॉर्मली जो स्कूल होते हैं जिसमें सामान्य बालक आते हैं और सामान्य शिक्षक होते हैं, उन सामान्य अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। सारी प्रक्रिया सामान्य तरीके से होती है, उन्हें सामान्य शिक्षा दी जाती है, सामान्य पाठ्यक्रम होते हैं, सामान्यतया सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा वो होती है जो विशिष्ट रूप विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, ठीक है। शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, ठीक है, जिनको श्रव्य दृश्य दोष होता है, जो भी उनके विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं, उनके लिए विशिष्ट विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। उनके लिए विशिष्ट विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका निर्माण किया जाता है, उसी के आधार पर उनको शिक्षा दी जाती है। अगला है एकीकृत शिक्षा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें जो है सामान्य बालक, विशिष्ट बालक दोनों एक साथ पढ़ते हैं, दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। और अगला है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में भी विशिष्ट बालक और सामान्य बालक एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं हम कि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में आखिर अंतर क्या होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट दिए हैं। कम खर्चीली होती है, जो एकीकृत शिक्षा होती है वो कम खर्चीली होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की सुविधा बालक को उपलब्ध नहीं कराई जाती है। कुछ भी है, बालक को अपने संसाधन स्वयं ही प्रबंध करने होते हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा अधिक खर्चीली होती है। क्यों अधिक खर्चीली होती है? क्योंकि समावेशी शिक्षा में बालक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, विभिन्न प्रकार के एड्स दिए जाते हैं, जैसे हेयरिंग है, ठीक है, ब्रेल लिपि की पुस्तकें हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, फर्नीचर ऐसा बनाया जाता है। जैसे समावेशी विद्यालय की बात है, आपका जो है समावेशी विद्यालय, तो समावेशी विद्यालय के अंतर्गत बालक का विद्यालय में विशेष रूप से जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक हैं उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए वो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बनाया जाता है। बालकों को व्हील चेयर दी जाती है और रेलिंग आदि की व्यवस्था की जाती है, ताकि वो अपनी व्हील चेयर को आसानी से रैंप के सहारे ऊपर चढ़ जाएं, ठीक है। रेलिंग आदि की व्यवस्था होती है, पकड़ के आ जाएं। जिनके पैर में कोई दिक्कत है, विकलांग है, पैर से विकलांग है, तो आराम से वो रेलिंग को पकड़ के आराम से आ जाए। तो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि विशिष्ट क्षमता वाले बालक को हर प्रकार से सुविधा प्रदान की जाए, उनको किसी भी तरीके से कोई भी असुविधा उत्पन्न ना हो। अगला है साधारण पाठ्यक्रम। तो एकीकृत शिक्षा में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को समान पाठ्यक्रम दिया जाता है। जो सामान्य बालक अध्ययन करता है वही पाठ्यक्रम का अध्ययन विशिष्ट बालक भी करते हैं, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम स्पेशल होता है। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम जो है वो सामान्य बालकों से हटकर होता है, ठीक है। उनके लिए विशेष तरह की विधियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उन्हें ब्रेल जिनको देखने में कोई दिक्कत होती है, थोड़ी सी भी समस्या उनको होती है, तो उनके लिए ब्रेल लिपि वाली पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है उनके लिए हेयरिंग इम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो अनेक प्रकार की सुविधाएं विद्यालय द्वारा ही उनको मुहैया कराई जाती है। अगला है कि सामान्य कक्षा, ठीक है। विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो, दोनों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाया जाता है। सामान्य शिक्षक ही उनको पढ़ाएगा, सारी व्यवस्था सामान्य रूप से होगी, कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। वैसे ही विशिष्ट कक्षा होती हैं। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट कक्षाएं होती हैं, जैसे ऊपर कहा गया है कि उनको विशिष्ट उनका क्लास ऐसा होगा जिसमें जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं उनके बैठने के जो डेस्क और टेबल होती हैं वो अलग प्रकार से बनाई जाती हैं। उनकी जो सुविधाएं होती हैं, जो भी वो सुविधाएं यूज़ करते हैं, वो सारी सुविधाएं कक्षा के बगल में ही बना दी जाती हैं, ठीक है। और जो भी कक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ब्लैक बोर्ड की भी व्यवस्था होती है और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। जो भी चार्ट रहते हैं वो भी बड़े बड़े अक्षरों में अंकित रहते हैं। क्लास का वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया जाता है।
एक पॉइंट ऊपर रह गया है कि पाठ्यक्रम के विषय में बात करना भूल गए हम। तो है इसमें साधारण पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है, साधारण पाठ्यक्रम की बात करते हैं, कोई मतलब स्पेशल पाठ्यक्रम नहीं होता है, साधारण पाठ्यक्रम की बात होती है। और इसमें स्पेशल पाठ्यक्रम होता है कि किस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए जिससे जो विशिष्ट बालक हैं उनको सरलता से, मानसिक रूप से मंद बालक हैं वो सरलता से उस पाठ्यक्रम को ग्रहण कर लें। ठीक है, एक स्पेशल करिकुलम की व्यवस्था की जाती है। अगला है शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती। एकीकृत शिक्षा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता नहीं होती, कोई भी शिक्षण एड्स प्रदान नहीं किए जाते हैं। अगर बच्चे को आवश्यकता है शिक्षण एड की तो वो स्वयं, उसके माँ बाप की जिम्मेदारी होती है या की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को वो सुविधा उपलब्ध कराएं, मगर एकीकृत शिक्षा में वो सुविधा उत्पन्न नहीं की जाती। लेकिन समावेशी शिक्षा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जैसे ब्रेल लिपि की किताबें उपलब्ध कराना, इसकी बात करना, कोई और मतलब व्हील चेयर की व्यवस्था कराना, सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था अच्छे से कराना, तो अनेक प्रकार के और विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपकरण की व्यवस्था प्रदान करना बालकों को। अगला है सामान्य अध्यापक। एकीकृत अध्यापक में, एकीकृत शिक्षा में सामान्य अध्यापक होते हैं, बस अंतर ये होता है कि सामान्य अध्यापक जो होते हैं वो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक समान ही पढ़ाते हैं। बस अंतर ये होता है कि उन सामान्य अध्यापकों को एक ट्रेनिंग पीरियड में एक ट्रेनिंग करा दी जाती है, जिससे वो आसानी से विशिष्ट क्षमता वाले बालकों की समस्याओं को समझ सकें, उनके अध्ययन अध्यापन में उनको सहयोग प्रदान कर सकें। लेकिन विशिष्ट समावेशी शिक्षा में विशिष्ट अध्यापक होते हैं, ठीक है, उनको विशेष रूप से उसी प्रकार की शिक्षा वो ग्रहण करते हैं जैसे बीएड होता है। एक बीएड होता है और एक बीएड स्पेशल होता है, ठीक है। तो बीएड में नॉर्मल शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है, जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही बीएड होता है। तो उसमें बीएड में नॉर्मल शिक्षण मतलब अपना पढ़ाई होता है, ठीक है। शिक्षक को एक नॉर्मल स्कूल में भेजा जाता है, वो ट्रेनिंग पीरियड में जाता है और ट्रेनिंग करता है स्कूल में जाकर, 40 दिन का अपना पढ़ाना होता है स्कूल में उसको जाके, तो सामान्य बच्चों को पढ़ाता है, उसमें कोई भी विशिष्ट बालक नहीं होते हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा में जब शिक्षक जो है अपने बीएड के दौरान अध्ययन कार्य करता है तो उसको जब स्कूल में ट्रेनिंग की जाती है तो वो विशिष्ट विद्यालय में जाकर ही शिक्षण ट्रेनिंग करता है। उसी प्रकार से वो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, किस प्रकार के टीचिंग एड्स का प्रयोग करना है, सारा मतलब व्यवस्था की जाती है। तो विशिष्ट ट्रेनिंग उनको दी जाती है। विशिष्ट अध्यापक में बीएड स्पेशल में उनको विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में बहुत सारे अंतर होते हैं, मगर असमानता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों ही शिक्षा समान होती है, क्योंकि उसमें दोनों में ही मतलब सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों संयुक्त रूप से साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर की दृष्टि से देखा जाए तो अंतर ये है कि उसमें मेन अंतर यह है कि वो सुविधा की बात की जाती है, सुविधा की बात की जाती है। तो सुविधा एकीकृत शिक्षा में समावेशी शिक्षा की तरह किसी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन समावेशी शिक्षा में हर तरह की बच्चों को सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, हॉस्टल की व्यवस्था करना, विकलांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था आदि करने की व्यवस्था की जाती है। जिस भी प्रकार की व्यवस्था हो उस सारी व्यवस्थाएं उनको प्रदान की जाती हैं। जो मतलब दिखने में जिनको समस्या होती है उनके लिए ब्रेल लिपि से संबंधित पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है, हेयरिंग मशीन उनको प्रदान की जाती है, मतलब सरकार द्वारा भी पूर्ण सहयोग दिया जाता है और विद्यालय संस्थाओं द्वारा भी बच्चों को समावेशी शिक्षा में विशेष रूप से सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो आज हमने समावेशी शिक्षा के विषय में बात की है। अब हम बात करेंगे कि विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, ठीक है। समावेशी शिक्षा के बारे में बात कर ली, एकीकृत शिक्षा के बारे में बात कर ली, क्या होता है। अब हम बात करेंगे अगली कक्षा में कि विशिष्ट शिक्षा क्या होती है। धन्यवाद।